हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 24 में हमने सेक्शन 305 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम सेक्शन 306 से लेकर के 308 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पावर ऑफ टेंडर मतलब कि टेंडर ऑफ पार्डन, इसमें क्षमा दान दिया जाता है किसी एक्यूज्ड पर्सन को, और ये एक्यूज्ड पर्सन पर ही अप्लाई होता है जो एकम्प्लिश, ठीक है। मतलब कि जो 306 है इसमें हम बात करेंगे टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिश, ठीक है। इसमें प्रोसीजर जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 306 है वो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिश। एकम्प्लिश इसका मतलब है सहभागी, मतलब कि इसके अंदर एक से ज्यादा जो अक्यूज्ड पर्सन होते हैं जो ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनको टेंडर किया जाता है, पार्डन क्षमादान दिया जाता है इनको, ठीक है। तो उसको किस बेस पर देंगे, इसके अंदर प्रोसीजर बताया है। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रीवी टू एन ऑफेंस टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरिंग इंटू और ट्राइंग द ऑफेंस एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल may tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances with his knowledge relating to the offence and to every other person concerned whether as principal or debtor in the commission thereof। इसका जो फर्स्ट क्लोजर सिंपली ये बताना चाहता है कि जो ट्रायल चल रहा है कहाँ पर, मजिस्ट्रेट और ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अगर वो पार्डन कब ग्रांट करेंगे, एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जो ऑफेंस का चल रहा है, ठीक है, उसके दौरान वो टेंडर ऑफ पार्डन दे सकते हैं, ठीक है। और वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उनको टेंडर ऑफ पार्डन एकम्प्लिश कर दिया जाएगा, जो एकम्प्लिश इसमें एक्यूज्ड है। और फिर जो इसके अंदर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की गई है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सिर्फ ट्रायल और जो इंक्वायरी चली है उसके स्टेज के दौरान ही वो टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है, टेंडर कर सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन दौरान वो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर नहीं है कि वो टेंडर ऑफ पार्डन कर सके, ठीक है। मे टेंडर पार्डन टू सच पर्सन, लेकिन जो टेंडर ऑफ पार्डन किसी कंडीशन में दिया जाता है जो अक्यूज्ड पर्सन है, कब दिया जाएगा, जब वो अपने उस केस के जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उनके वे फैक्ट्स बताएंगे, ट्रू डिस्क्लोज करेंगे ट्रूली। तो उसके अंदर वो सभी फैक्ट्स ट्रूली बताएंगे जो भी उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। उनको मतलब सच डिस्क्लोज करना है अपनी सभी उस केस के फैक्ट्स के, जो भी उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उनको सब कुछ बताना होगा, तब जाकर उनको पार्डन टेंडर किया जाएगा, तभी उनको क्षमादान दिया जाएगा, ठीक है। जो भी उसमें कोई केस में इन्वॉल्व थे वो भी। तो इसका फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू एनी ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट और ऑफ अ स्पेशल जज अपॉइंटेड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952। मतलब कि जो ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, ठीक है, जो अपॉइंट किए गए अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, अगर इनके दौरान ये इनके पास ये ट्रायबल एक्सक्लूसिव चलेंगे तो उनके पास ये कमिट हो जाएंगे ऑफेंसेस, वहां पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो जिस कोर्ट में ट्रायबल है तो वहीं पर ये सेक्शन वो उसी जज के पास जाकर वो टेंडर करेंगे पार्डन, ठीक है, वही कोर्ट करेगी। और जो बी क्लोज है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर विद ए मोर सीवियर सेंटेंस। मतलब कि जो पनिशेबल है, ठीक है, विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 7 ईयर्स और विद ए मोर सीवियर सेंटेंस, मतलब कि एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक की इसमें बात की गई है, और विद ए मोर सीवियर सेंटेंस, जिसमें मोर सीवियर सेंटेंस दिया गया उनको, ठीक है। 7 साल तक की इसमें सजा है, पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट जो बताया इसमें, और उसमें मोर सीवियर सेंटेंस है वो भी इंक्लूड होगा। तो इसमें इनको टेंडर किया जा सकता है पार्डन, ठीक है। और जो थर्ड क्लोज है, एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर शूटिंग वेदर द टेंडर वाज और वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it was made। मतलब कि जब मजिस्ट्रेट टेंडर करेगा पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उसमें रिकॉर्ड करेगा रीजंस कि वो किस बेस पर उनको टेंडर कर रहा है पार्डन, और उसमें ये भी रीजन वो भी लिखेगा, क्या लिखेगा, जो उसको टेंडर दिया जा रहा है, जो एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय द पर्सन, वो उसने एक्सेप्ट किया है कि जो भी उसने फैक्ट्स बताए थे क्या उसने ट्रूली बताए हैं, तो उसके बेस पर उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट उसमें रिकॉर्ड करेगा अपने रीजंस, और जो टेंडर किया जा रहा है पार्डन क्या उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं पर्सन ने, ठीक है।
और एंड शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द अक्यूज्ड फर्निश हिम विद द कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो एप्लीकेशन दी जा रही है बाय द अक्यूज्ड टेंडर ऑफ पार्डन की, तो उसकी जब उसको टेंडर ऑफ पार्डन दे दिया जाता है तो उसकी विद द कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अक्यूज्ड पर्सन को। फोर्थ क्लोज है एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग ए टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि जो सभी पर्सन है एक्सेप्ट कर रहे हैं टेंडर ऑफ पार्डन को अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग बताया है शैल बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल, मतलब कि उन विटनेस एज अ विटनेस उनको एग्जामिन किया जाएगा, किनको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं टेंडर ऑफ पार्डन को अंडर सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, और फिर मजिस्ट्रेट उन पर कॉग्निजेंस लेगा एंड इन सब्सिक्वेंट ट्रायल, ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रायल से पहले, ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रायल मतलब कि बाद में, ट्रायल के बाद में उनको कॉग्निजेंस लेगा उस पर, ठीक है, उनको एग्जामिन करेगा एज अ विटनेस। और बी क्लोज है अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। इसमें सिंपली बात की जो अक्यूज्ड पर्सन है जिनका ट्रायल चल रहा था, अगर वो बेल पर है ऑलरेडी तो बेल पर रहेंगे, लेकिन वो बेल पे नहीं है तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, मतलब जब तक कि ट्रायल का टर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक उनको कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा। तो कब तक? जब तक ट्रायल का टर्मिनेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो फोर्थ क्लोज सिंपली ये बात करता है। और जो फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज सिंपली बताता है वेयर अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 एंड हैज बीन एग्जामिन्ड अंडर सबसेक्शन 4 द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस, मतलब कि जो फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग उसने एक्सेप्ट कर लिया टेंडर ऑफ पार्डन को उस पर्सन ने, और फिर उस फोर्थ क्लोज जो बताता है, फोर्थ क्लोज में हमने पढ़ा है उस पर्सन को एग्जामिन किया जाता है एज अ विटनेस, ठीक है, और फिर मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी इन द केस, अगर वो विदाउट फर्दर इंक्वायरी से पहले वो क्या करेगा, कमिट करेगा इट फॉर ट्रायल, ठीक है। कहां पर करेगा? जिस कोर्ट में वो ट्रायबल है, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड क्लोज सिंपली बताता है टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट और विद द और इफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि जहां पर वो ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कमिट कर देगा, कमिट का मतलब ट्रांसफर कर देगा उसी कोर्ट में। और इफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, अगर वो और फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो उसके बेस पर उस पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ओके। और जो सेकंड क्लोज है, सब क्लोज सेकंड ए पॉइंट में टू ए कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 इफ द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट, तो इसमें अगर स्पेशल जज अपॉइंट किया जा रहा है अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, अगर वो उसके पास ट्रायबल है स्पेशल जज के पास, तो उसको भी कमिट कर दिया जाएगा, उसी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्सक्लूसिवली बाय दैट कोर्ट, ठीक है, उसके पास वो ट्रायल चलेगा फिर, ओके। फिर वो टेंडर करेंगे पार्डन उन एक्यूज्ड पर्सन को जिनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है। और बी इसका सब क्लोज है इन एनी अदर केस मेक ओवर द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु शैल ट्राई द केस हिमसेल्फ, अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये ट्रायल है, जो ट्रायल चलेगा, ठीक है, खुद, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन करेगा मेक ओवर? सेशन जज, सेशन कोर्ट, ठीक है। अगर उसको लगता है जिसके पास ट्रायबल है हिमसेल्फ, तो उसके पास वो कर देगा, फिर वो मतलब कि टेंडर पार्डन करेगा, टेंडर ऑफ पार्डन। हमारा सेक्शन 306 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते 307 में, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, मतलब कि पावर है कोर्ट के पास, वो डायरेक्ट कर सकती है टेंडर ऑफ पार्डन को, ठीक है। तो इसमें बताया है एट एनी टाइम आफ्टर कमिटमेंट ऑफ ए केस बट बिफोर जजमेंट इज पास्ड द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड में with the view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in privy to any such offense tender pardon on the same condition to such person, मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर तो है टेंडर ऑफ पार्डन की, ठीक है, लेकिन वो उस जो पर्सन है वो सभी फैक्ट्स बताएगा उस केस के बारे में ट्रूली, ठीक है, ट्रूली बताने के बाद और फिर उससे सभी उस केस के फैक्ट्स एज एविडेंस लिए जाएंगे, ऑब्टेन किए जाएंगे इन ट्रायल, ठीक है, द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन। और फिर वो जो उसके बाद टेंडर हो जाएगा पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन होने के बाद उससे क्या किया जाएगा, उसको एक कंडीशन पर दिया जाएगा। कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो 308 में बताया प्रोसीजर, अगर वो फुलफिल नहीं करता है टेंडर ऑफ पार्डन की जो कंडीशन होती है, तो उसके बेस पर उसको दोबारा से डिटेन कर लिया जाएगा कस्टडी में और उसके अगेंस्ट केस चलेगा फिर, ठीक है।
तो 308 सिंपली ये बताता है ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन। जो पार्डन की कंडीशन थी अगर वो कंप्लाई नहीं करता है पर्सन तो उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा फिर। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसीजर बताया है। फर्स्ट क्लोज बताता है वेयर इन रिगार्ड टू सच टू ए पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306 और सेक्शन 307 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाइड दैट इन हिज ओपिनियन such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the condition on which the tender was made. Such person may be tried for the offence in respect of which the pardon was so tendered or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter and also for the offence of giving false evidence. तो फर्स्ट क्लॉज सिंपली बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्सन है जिसने एक्सेप्ट कर लिया टेंडर ऑफ पार्डन को, ठीक है, अंडर सेक्शन 306 307 के अकॉर्डिंग जो अभी हमने पढ़े हैं दो सेक्शन, एक्सेप्ट करने के बाद टेंडर ऑफ पार्डन को, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है ये ओपिनियन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि जो उसने सभी फैक्ट्स बताए थे, जो भी उसने केस के फैक्ट्स बताए थे ट्रूली, वो उसने कुछ कंसील किया उसमें विलफुली, ठीक है, उसने कुछ छिपाया उसमें कुछ फैक्ट, और उसने जो एविडेंस दी थी, ऐसा उसने जो गवाही दी थी उसने फॉल्स गवाही दिया, उसने गलत गवाही दी अपनी, ठीक है, उसने गलत उसने बताया अपनी स्टेटमेंट में, और नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन और विद द टेंडर वाज मेड, और जिस कंडीशन पर उसको पार्डन दिया गया था, टेंडर किया गया था जो भी पार्डन, उसको कंडीशन को उसने कंप्लाई नहीं किया, फुलफिल नहीं किया। सच पर्सन में बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस, तो उस पर्सन को ट्रायल किया जाएगा उस ऑफेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो जिस कंडीशन पर उसको छोड़ा गया था, जो जिस कंडीशन पर उसको समाधान दी गई थी। विच द पार्डन वॉज सो टेंडर फॉर एनी ऑफेंस विच एपेयर्स टू हैव बीन गिल्टी इन कनेक्शन, अगर वो गिल्टी पाया जाता है, अगर ये अपेयर होता है कोर्ट को इन कनेक्शन विद द सेम मैटर, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो उसके अगेंस्ट उससे रिलेटेड जो उसने फुलफिल नहीं की, कंप्लाई नहीं की कंडीशन को, पार्डन ऑफ टेंडर का जो था, और अगर उसने फॉल्स एविडेंस जो कंसील किया गया था कोई भी फैक्ट, उसके अगेंस्ट भी उसके ऊपर अलग से ट्रायल चलेगा, ठीक है, फॉल्स एविडेंस का जो उसने गलत गवाही दी थी। उसमें आगे प्रोवाइजो बताया था प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी ऑफ अदर अक्यूज्ड, मतलब कि इसमें हमने एकम्प्लिश की बात की थी, एक से ज्यादा अक्यूज, तो उसमें मान लीजिए एक पर्सन ने वो कंप्लाई नहीं किया तो दूसरे पर्सन को उसके लिए जॉइंटली ट्रायल नहीं किया जाएगा, तो उसी पर्सन को जो अलग से ट्रायल किया जाएगा उसका, ठीक है, उस अक्यूज पर्सन का। तो प्रोवाइजो में सिंपली ये बात है। और जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो बताता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रोवाइजो सिंपली बताता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट जो ट्रायल चलेगा ऑफेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस, जो उसने फॉल्स एविडेंस दिए थे उससे रिलेटेड, तो उसका ट्रायल चलाने से पहले उसको सैंक्शन लेने होगी कोर्ट से, तब जाकर उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। एंड नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 195 और सेक्शन 340 शैल अप्लाई इन दैट ऑफेंस, और इसमें सेक्शन 195 और सेक्शन 340 अप्लाई नहीं होगा इस ऑफेंस में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्लोज था 308 का। अब हम चलते हैं सेकंड क्लोज में। एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड by a magistrate under section 164 or by a court under subsection 4 of section 306 may be given in evidence against him at such trial। मतलब कि सेकंड क्लोज में सिंपली बताया गया है जो मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड करेगा टेंडर ऑफ पार्डन को, जो उसने एक्सेप्ट किया है, क्या रिकॉर्ड करेगा, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, अपने अगेंस्ट, जो भी उसने सभी ट्रूली फैक्ट्स बताए थे, जो भी उन्होंने ऑफेंस कमिट किया था, तो उसको अंडर सेक्शन 164, ठीक है, और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 306 जो हमने 4 क्लोज पढ़ा था 306 का, जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है एज अ विटनेस उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो भी उसने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो एविडेंस यूज किए जा सकते हैं। मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम एट सच ट्रायल, उसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट यूज की जा सकती है, ठीक है। और जो इसका थर्ड क्लोज है एट सच ट्रायल द अक्यूज्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू प्लीड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन अपॉन व्हिच सच टेंडर वाज मेड, इन व्हिच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द कंडीशन हैज नॉट बीन कंप्लाइड विद। मतलब कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो एंटाइटल है कि जो वो प्लीड करता है वो बताता है कोर्ट में अक्यूज पर्सन की उसने कंप्लाई किया कंडीशन को, जो टेंडर ऑफ पार्डन मिल रहा था उसकी जो कंडीशन थी उसने उसको कंप्लाई किया उस कंडीशन को, जो भी उसको टेंडर मिला था उसके बेस पर, इन विच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट, और जो वो अपना प्लीड कर रहा है वो अक्यूज पर्सन की उसने कंप्लाई किया कंडीशन को, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है वो बोल रहे हैं वो कंप्लाई नहीं किया उसने, तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो उसी की जो कंडीशन उसने कंप्लाई नहीं की है उसको वो प्रूव करे, ठीक है, कि उसने क्या कंडीशन
कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो वो प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन। तो इसमें थर्ड क्लोज में सिंपली यही था। और जो फोर्थ क्लोज है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल, मतलब कि जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट के बिफोर द कोर्ट, तो इसमें ए और बी पॉइंट बताता है। इफ इट इज ए कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर द चार्ज इज रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, फर्स्ट क्लोज ये बताता है। इफ इट इज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन, तो ये बताता है। तो इन दोनों क्लोजेस में बताया गया है, आस्क द अक्यूज्ड वेदर ही प्लेड दैट ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन वाज यूज्ड, मतलब कि मेड। तो इसमें ए और बी सिंपली बताता है कि जब उससे कोर्ट ये पूछ रही है कि क्या आपने ये कंडीशन फुलफिल किया है, और अक्यूज ये बता रहा है, अपनी प्लीड करता है कि उसने कंप्लाई किया कंडीशन को, ठीक है, ऑन विच द टेंडर ऑफ पार्डन, जो उसको टेंडर किया गया था पार्डन, तो उसके बेस पर जो उसको कंडीशन फुलफिल करनी थी उसने कंप्लाई किया है, वो अपनी प्लीड करता है कोर्ट में, ठीक है। और कोर्ट उससे पूछती है इसी के बारे में, कब पूछेगी, बिफोर दिस चार्ज इज रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, मतलब कि जो उस पर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है, जो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की थी उसके बेस पर, तो उसको चार्ज को रीड आउट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से अक्यूज को करने से पहले, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चल रहा है उससे पहले वो उससे पूछेगी कि क्या तुमने कंडीशन कंप्लाई की थी या नहीं, ठीक है। और बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द एविडेंस ऑफ द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन इज टेकन, तो वो प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लेगी, ठीक है, एविडेंस ऑफ द विटनेस, उससे पहले कोर्ट उससे पूछेगी कि क्या तुमने कोर्ट कंप्लाई किया था कंडीशन को, तो कोर्ट उससे पूछेगी को किससे, अक्यूज पर्सन से, कि क्या तुमने कंडीशन को कंप्लाई किया था, ठीक है। तो फोर्थ क्लॉज सिंपली ये बताता है, पहले पूछेगी, उसके बाद क्या करेगी, उसको चार्ज रीड करेगी, रीड आउट करेगी और एक्सप्लेन करेगी अक्यूज को, और फिर उसके बाद ही क्या होगा, एविडेंस ले जाएंगे प्रोसिक्यूशन से, जो भी उसने कहा है कि इसने कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, ठीक है, जो भी इसको टेंडर किया गया था पार्डन, उसके बेस पर। और जो फिफ्थ क्लोज है, इफ द अक्यूज्ड डज सो प्लीड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल बिफोर पासिंग जजमेंट इन द केस फाइंड वेदर और नॉट द अक्यूज्ड हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन एंड इफ इट फाइंड्स दैट ही सो कंप्लाइड इट शैल नॉट बी सेंड कंटेंट इन दिस कोड पास जजमेंट ऑफ एक्विटल। तो अक्यूज्ड पर्सन से, अक्यूज्ड पर्सन जो प्लीड कर रहा है कि उसने क्या किया है, जो टेंडर ऑफ पार्डन मिला था उसको, उसके बेस पर जो उसको उसके ऊपर कंडीशन लगाई गई थी, वो कंडीशन उसने कंप्लाई किया है, उसने उस कंडीशन को माना है, ठीक है, वो उसके ऊपर चला है कंडीशन के ऊपर, लेकिन वो उसमें प्रूव कर देता है, ठीक है। प्रूव करने के बाद इट फाइंड दैट ही हैज सो कंप्लाइड, कोर्ट को लगता है कि ये फाइंड होता है कि उसने कंप्लाई की थी कंडीशन को, तो उसके बेस पर कोर्ट जजमेंट देगी एक्विटल का, उसको एक्विट कर देगी एक्यूज पर्सन को, ठीक है, जिस बेस पर उसको टेंडर किया गया था पार्डन, ठीक है। तो ये हमारा 308 तक टेंडर ऑफ पार्डन जो हमने पढ़ा है, इसका प्रोसीजर जानना है। 306, 307, 308 ये 3 सेक्शन है इसमें टेंडर ऑफ पार्डन के, ठीक है। तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, और आगे के फर्दर सेक्शंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था, ओके बाय।